स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। PFRDA ने एक नया नोटिफिकेशन को जारी किया है उन लोगों के लिए जो NPS अकाउंट होल्डर हैं। NPS अकाउंट होल्डर जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, लगभग 23 लाख इनके सेंट्रल में एम्प्लॉई हैं। राज्यों की बात करें तो सबको ऐड अगर कर दिया जाए तो लगभग 90 लाख के आसपास में यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट एम्प्लॉई NPS में कवर है। एक बहुत महत्वपूर्ण आपके साथ जो केंद्र सरकार PFRDA के बेस पे जो पेंशन का जो खेल खेल रही है, ये UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम आपके लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा घातक सिद्ध होने जा रही है। इसे कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि इसे कहने में बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है कि ये NPS से भी बुरा है। इस मामले में कि यहाँ पे कुछ बातें जो पहले विड्रॉवल को लेकर क्लियर नहीं किए गए थे, तो विड्रॉवल को लेकर इसे क्लियर किया गया है। और यहाँ पे 20 मार्च 2025 को जो PFRDA का जो प्रकाशित गजट है, इस गजट में कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पे समझाया गया है। जब 200 पेज की इस पूरे PFRDA का यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जब इस गजट को कह सकते हैं कि एक मोटी किताब को जब आप स्टडी करेंगे तो आप स्वतः ये समझ जाएंगे कि कैसे हमारे पैसे को सरकार जो है वह रखने के मूड में है। और जो 3 बातें यहाँ पे जो चर्चा किए गए थे, जिसमें सबसे पहली बात न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये की जो बात किया गया था, और उस पर मार्केट इन्फ्लेशन रेट को भी यानी DR को भी देने की जो बात कहा गया था। तो क्या सच में ये 10,000 क्या मिनिमम पेंशन भी लोग के बनने लायक आज की स्थिति में है या नहीं है? यहाँ पे इसी विषय पर बात करेंगे और इस विषय को आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि UPS के खामियों से संबंधित बातों को हमने अपने चैनल पे पुरजोर तरीके से पहले भी उठाया है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सुझाव अगर होगा तो कमेंट में लिखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो एक कह सकते हैं कि NPS का ही एक सगा भाई है, यानी दोनों में आप ठगे जा रहे हैं, लेकिन UPS में कुछ और ज़्यादा आप ठगे जा सकते हैं। देखिए हुआ क्या है, इस चीज़ को सबसे पहले हमें समझने के लिए ये जो 200 पेज का जो PFRDA का लगभग जो ये गजट जो आया है, इस गजट का स्टडी आप आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं इस वीडियो में समझेंगे। बाद में इससे संबंधित कुछ और बातों पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे इस बात को ज़रा देखिए कि ये जो UPS जो भारत में 1 अप्रैल 2025 को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हो रहा है, यानी यहाँ पे सरकार कह रही है कि हम केंद्रीय कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुविधा देंगे। लेकिन इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो सुविधा होगा, यह सुविधा कम है, दुविधा ज़्यादा है। क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ऐसे बातों को मेंशन किया गया है कि आप एक आशा में थे कि NPS में कुछ बदलाव हो जाएगा, OPS और NPS के बीच में एक दूसरा रास्ता खुलेगा जो कर्मचारी को अपनाने में बेझिझक वो UPS को अपनाएंगे और OPS को भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 3 बातें महत्वपूर्ण तरीके से मांग रखा गया है। पहला मांग था VRS का, वॉलेंट्री रिटायरमेंट सर्विस। इसके लिए भी जो 50% एश्योर्ड पेंशन पाने के लिए 25 वर्ष का सर्विस लेंथ VRS में रखा गया है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जो लोग 50% एश्योर्ड पेंशन पाना चाहते हैं, उनको कम से कम VRS लेने से पहले 25 वर्ष का सर्विस करना पड़ेगा। अब यहाँ यहीं तक बातें नहीं रुका। जब तक उनका सरकार के द्वारा जो मैक्सिमम रिटायरमेंट एज जो अभी निर्धारित है 60 ईयर, जब तक वो 60 वर्ष पूरा कर नहीं लेंगे, तब तक उनकी पेंशन की एक फूटी कौड़ी भी उन्हें प्राप्त नहीं होगा। ये सरकार जो बातें जो मेंशन कर रहा है कि पेंशन की राशि को हम बिल्कुल आपको तब तक नहीं देंगे VRS लेने के बाद जब तक आप 60 वर्ष न कर ले। अब बताइए कि अगर कोई व्यक्ति अगर 25 वर्ष में अगर वो जॉब में जाता है तो 50% के लिए उसे 25 वर्ष और जॉब करना होगा। 50 ईयर्स में जब वो VRS लेकर जब आएगा, तब उसे 10 वर्ष आज के डेट में भी इंतज़ार करना पड़ेगा एश्योर्ड पेंशन के लिए। पहला PFRDA में इस बात को फिर से उलझा के रख दिया गया। दूसरा जो बात यहाँ पे चर्चा में आया कि हम जो यहाँ पे लगभग जो डिमांड किया जा रहा था कि कम से कम आप 20 वर्ष का सर्विस करें और इस 20 वर्ष के सर्विस में VRS और दूसरा जो 50% एश्योर्ड पेंशन है उसको आप
शुरू करें जो 25 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष। लेकिन इस पर भी सरकार ने इस PFRDA के इस 200 पेज के चिट्ठा में कहीं पे ये बात का चर्चा नहीं है। अब देखिए तीसरा यहाँ पे जो बात मेंशन किया जा रहा है, जो PFRDA ने कहा है कि जो 60% आप राशि तो निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले ये बात को क्लियर कट नहीं किया गया था, क्योंकि NPS में जो 60% की राशि आप निकाल सकते थे, NPS में बीच में भी आपके जो डिडक्शन अमाउंट है उसे निकालने का राइट था। लेकिन अब क्या हुआ कि UPS में भी आप आंशिक पार्शियली विड्रॉवल कर सकते हैं अगर आप UPS को जाते हैं तो। लेकिन 3 कंडीशन UPS में आप पार्शियली विड्रॉवल कर सकते हैं, बीमारी के कंडीशन में, या आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, या आप स्पाउस पति पत्नी में से हैं तो आप घर खरीदने के लिए। तो ये सब कंडीशन UPS में आपके पार्शियली विड्रॉवल का रखा गया है। लेकिन अब बताइए कि 60% की अगर आप राशि अगर UPS में अगर आप विड्रॉवल कर रहे हैं तो क्या उसके बाद भी एश्योर्ड मिनिमम पेंशन क्या 10,000 रुपया बन पाएगा? पहला यहाँ पे क्वेश्चन ये हुआ कि क्या एश्योर्ड पेंशन 10,000 बन पाएगा अगर 60% निकाल लेते हैं, और इसके बाद क्या DR दिया जाएगा। अब यहाँ तक ही बात नहीं रुका, अगर किसी ने 25 वर्ष या उससे अधिक सर्विस कर लिया है, अगर उस कंडीशन में अगर वह पार्शियली विड्रॉवल कर रखा है तो क्या उसका 50% पैसे 60% अगर वो रिटायरमेंट के बाद या पार्शियली के बाद अगर वो निकाल लेता है तो क्या उसका 50% अंतिम 12 महीनों के सैलरी का क्या 60% पेंशन देने की बात यहाँ पे तय हो चुका है? ये 2 क्वेश्चन आज भी क्वेश्चन बना हुआ है, क्योंकि सरकार यहाँ पे यानी PFRDA ने यहाँ पे जिस तरीके के सिनेरियो को समझाया है, लास्ट में देख लेंगे, जिस तरीके के सिनेरियो को समझाया है, इससे ये क्लियर हो रहा है कि आपका कहीं पे भी एश्योर्ड पेंशन की बात नहीं है, केवल वो कागज़ों में है। एश्योर्ड पेंशन आपको तभी मिल सकता है जब आपका जो इंडिविजुअल फंड जो आपका 10% कट रहा है उसको आप छोड़ दे, तब तक जब तक आप सेवानिवृत्त नहीं हो रहे हैं। उसमें से अगर आप पार्शियली विड्रॉवल भी कर रहे हैं तो फिर आप उसको पे करें। तो ये एक तरीके का कह सकते हैं कि NPS और UPS दोनों जो है वह एकदम बिल्कुल सगा भाई है, जिसमें से एक का जन्म 2004 में हुआ और दूसरे का जन्म 2025 में हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझने के लिए हम 1 अप्रैल 2025 में ये बातें आ रहे हैं। ठीक NPS के जैसा ही यहाँ पे भी जैसे प्रान अकाउंट नंबर होता था वैसे ही UPS में भी प्रान अकाउंट होगा। एक बात यहाँ पे और निर्धारित किया गया है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद अगर आप UPS को अगर ऑप्ट करते हैं तो उसके बाद फिर आप NPS में नहीं जा सकते हैं। आने वाले समय में ये भी नहीं कहा जा सकता है कि समय की मांग को देखकर, कर्मचारी संगठनों की डिमांड को देखकर, क्या आने वाले समय में यह भी हो सकता है कि UPS में भी कुछ संभावित बदलाव देखे जा सकते हैं। अगर केंद्र सरकार अगर उदार नीति को अपनाता है केंद्रीय कर्मचारियों के पक्ष में, तो ये भी कहना बिल्कुल कतई गुरेज नहीं है कि केंद्र सरकार कुछ इसमें बदलाव अगर कर दे तो आने वाले समय में UPS भी फलदायी हो सकता है आज के तुलना में। क्योंकि आज अगर UPS को अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल ये फलदायी नहीं है, कहीं पे बिल्कुल ये कह सकते हैं कि एकदम बिल्कुल आपके आशा के प्रतिकूल ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। केवल एक जगह पेंशन का जिक्र है, बाकी पेरोल, पे आउट, व्यक्तिगत कॉर्पस, पूल कॉर्पस, यही सब बातों का यहाँ पे केवल चर्चा किया गया है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे संभावित बातों को लिखा गया है। अभी हमने कहा भी कि लगभग 200 पेजों में ये बातें मेंशन किए गए हैं। कुछ इसमें बताए गए हैं कि कैसे आप NPS से UPS में जा सकते हैं, कैसे आप नॉमिनी को चुन सकते हैं, कैसे अगर किसी कंडीशन में अगर होल्डर का अगर डेथ हो जाता है तो उसके एश्योर्ड फैमिली पेंशन वाले लोग को कौन से फॉर्म को चुनना पड़ेगा। ये सभी बातें यहाँ पे चर्चा किए गए हैं, लेकिन उन बातों को हमें नहीं समझना है। हमें समझना है यहाँ पे ये वाला पॉइंट। इसमें जो 2-3 सिनेरियो जो बताए गए हैं उस सिनेरियो को जब आप समझेंगे तब आप ज़रूर कमेंट में लिखेंगे कि सच में यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है ये सही नहीं है भारत के उन कर्मचारियों के लिए जो दिन रात एक करके सरकार के साथ सरकार के कार्यों को निर्वहन। एक बात कहा गया है, इलस्ट्रेशन जो है इलस्ट्रेशन फॉर रिटायर्स ऑन द बिफोर 31/3/2025। अगर आप 31 मार्च 2025 यानी 1 अप्रैल 2025 को लागू हो रहा है, अगर उससे पहले अगर आप रिटायर हुए हैं तो आपके लिए ये देखिए जो 7 पॉइंट यहाँ पे
निर्धारित किए गए हैं, ये 7 पॉइंट के आधार पर क्या आपको यूपीएस का फ़ायदा मिल सकता है, तो आप पे ये डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो आप एनपीएस को ऑप्ट करके यूपीएस को भी चुन सकते हैं, लेकिन आपको यूपीएस चुनने से क्या एनपीएस से ज़्यादा फ़ायदा क्या मिल सकता है, तो इसे समझने के लिए चलिए यहाँ पे समझाया गया है। पीएफआरडीए ने इस इलस्ट्रेशन को समझाया है कि जो लास्ट मंथ बेसिक पे है, क्योंकि देखिए अब यहाँ से क्योंकि बहुत सारे कर्मचारियों का अलग अलग बेसिक पे होता है, लेकिन हम यहाँ पे जिस सिनेरियो पे बात कर रहे हैं, पीएफआरडीए ने इसे एग्जाम्पल के लिए कहा कि एक कर्मचारी है जिसका बेसिक 25,400 रुपया है, और ये 25,400 रुपया उसका लास्ट जो बेसिक था, या बेसिक उसका 31/8/2016 को 25,400 रुपया था। ठीक है, 31/8/2016, तो यानी ये जो बातें चल रहे हैं वह 7th पे कमीशन में चल रहा है, यानी 7th पे कमीशन में ही वह बंदा रिटायर हो गया। कितने बेसिक पे 25,400 रुपया पे। अब देखिए कि जिस समय वो रिटायर कर रहा है उस समय उसका डियरनेस अलाउंस 2% है। ठीक है, अब इस चीज़ को ज़रा समझिए कि अगर 25,400 बेसिक है और इसका 2% डीए हो गया 508 रुपया, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट इसका पेंशन लेवल अमाउंट हो गया 25,908 रुपया। अगर वह ओल्ड पेंशन स्कीम में रहता तो लगभग इसके अनुसार उसे पेंशन अवेलेबल होता। लेकिन अभी देखिए पूरा आप इस झंझट को समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पे आपको खड़ा कर दिया गया है। जिस सिनेरियो को समझ रहे हैं आप, 2016 के सिनेरियो पे बात कर रहे हैं कि 16 में वो रिटायर हो चुका है, यानी 31 मार्च 2025 से पहले अगर वो रिटायर है, लेकिन यहाँ पे 31/8/2016 के आधार पर ही देखिए। अब कहता है कि अगर ये बंदा रिटायर हो चुका है, कितने साल नौकरी करके, 123 महीने नौकरी करके वो रिटायर हो गया। 123 महीने का अगर आप बात करेंगे तो इसका जो टेन्योर लगभग हो गया 10 वर्ष 3 महीना। 10 वर्ष 3 महीना अगर नौकरी के लिए रिटायर हो गया, तब इसे एश्योर्ड पेंशन के लिए मिनिमम पेंशन कितना मिलना चाहिए, 10,000 रुपया मिनिमम पेंशन इसे मिलना चाहिए, 10,000 रुपया। और अभी के अनुसार इसे डीआर मिलेगा, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है लेकिन 53%। तो इस आधार पर इसकी जो शुरुआत लगभग 16,000 रुपया होना चाहिए मंथली पेंशन, उस कंडीशन में जब यूपीएस को ऑप्ट किया है। तो अब देखना क्या है कि सच में क्या ये 16,000 इसे मिल पाएगा। देखिए अब कहता है कि रिटायरमेंट अमाउंट, ठीक है, रिटायरमेंट अमाउंट कह रहा है कि आपको दिया जाएगा प्रत्येक 6 माह का। तो ये अगर 2016 में ही रिटायर हो गए हैं तो इनको रिटायरमेंट अमाउंट कितना मिल रहा है, 51,816 रुपया, मात्र 51,816 रुपया। ठीक है, अगर 25,400 बेसिक पे वाले को अगर 2016 में अगर आप रिटायरमेंट देखते हैं 10 साल की नौकरी करके, तो कम से कम इन्हें एनपीएस में 6 लाख से 7 लाख के आसपास में इन्हें मिला होगा। जबकि यूपीएस में इनका रिटायरमेंट लमसम क्या कर रहा है, 51,816 रुपया इनको लमसम रिटायरमेंट दिया जा रहा है। बात यहीं पे नहीं रुका, अब देखिए कहता है कि एश्योर्ड पे आउट आपको 10,000 रुपया कैसे आपको पेंशन मिनिमम मिल सकता है। तो अब इसका कैलकुलेशन को समझिए। इसका कैलकुलेशन जब किया गया 1/2 ऑफ 25 इंटू 250 और 123 जो इनका वर्किंग मंथ था, और उसको 300 जो क्यू जो है डिवाइड किया गया, तो इनका जो पेंशन लेवल अमाउंट है वह हो गया 5176 रुपया। लेकिन मिनिमम पेंशन तो 10,000 की बात की जा रही है, तो 5176 को जब राउंड ऑफ किया गया तो 5177 रुपया ये हो गया है। अब देखिए कि क्या इनको 10,000 रुपया प्लस 53% वर्तमान डीआर अवेलेबल हो पाएगा। अब इसको समझने के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे एडमिसेबल पे आउट पे। अब यहाँ पे कहता है कि एश्योर्ड पे आउट IC/BC। अब यहाँ पे एक अलग फॉर्मूला लगा दिया गया, तो 10,000 रुपया इनको पाने के लिए कितना 3540 रुपया इनका जो है अब भी पेंशन लेवल अमाउंट जो है इस कंडीशन में बन पा रहा है 3540 रुपया। ठीक है, 3540 रुपया इस कंडीशन में बन पा रहा है। तो अब 3540 रुपये के हिसाब से अगर 1/9/2016 को अगर पेंशन को कैलकुलेट करते हैं तो 2% डीआर इनको मिला, तो 71 रुपया डीआर हो गया। तब देखिए ये 71 रुपया अगर इनको डीआर मिला तो इनका पेंशन लेवल अमाउंट कितना हो गया, 35 इसको 3600 रुपया कह सकते हैं। तो कहाँ यहाँ पे मिल पाया, अब जब इसको आप देखेंगे तो या इनको कहीं पे भी उस कंडीशन में नहीं मिल पा रहा है 10,000 रुपया, क्योंकि इसमें देखिए इस चीज़ को ज़रा समझिए
कि अगर इनको अगर 8 लाख रुपया अगर एनपीएस में मिला होगा, लमसम उन्होंने 8 लाख विड्रॉवल अगर किया होगा, तो इस कंडीशन पे जब कैलकुलेशन किया जा रहा है तो मात्र 2214 रुपये का इन्हें यूपीएस में पेंशन बन रहा है, यूपीएस में बन रहा है 2214 रुपये का। अब देखिए कि इनको अगर टॉपअप लेना होगा तो उस कंडीशन में इनका जो पेंशन की राशि है 1398 रुपया, टॉपअप के बाद फाइनल 1398 रुपया बन पा रहा है। अब ये बताइए कि अगर इस तरीके के अगर यूपीएस में जो मिनिमम एश्योर्ड पेंशन, क्योंकि इन्होंने तो 10 साल 3 महीने काम किया, मिलना चाहिए था 10,000 प्लस 53% डीआर। जब पूरा फाइनल कैलकुलेशन आप करके आ रहे हैं तो फिगर राउंडेड जो इंटीजर जो बन रहा है वह 1398 रुपया बन रहा है, अलग अलग इस पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर। अब बताइए कि ये कहाँ से तर्कसंगत है, कहाँ से ये न्याय संगत है। ये जो पहला सिनेरियो तो आपने देखा कि जब 10 वर्ष का जब इसमें सर्विस हुआ, 10 वर्ष 3 महीने का सर्विस हुआ उस कंडीशन में। एक देखिए सिनेरियो 2 को भी ज़रा समझ लीजिएगा। सिनेरियो 2 कहता है कि किसी बंदे ने 213 महीने नौकरी किया, 213 महीने का मतलब होता है कि 17 साल 9 महीने नौकरी किया। अब देखिए कि यहाँ पे रेशियो पेंशन की भी बात किया जा रहा है। रेशियो पेंशन, एश्योर्ड रेशियो पेंशन में जो बात किया गया कि 10,000 रुपया तो मिनिमम मिलेगा अगर 10 साल से ऊपर है। तो इन्होंने तो इस महोदय ने 17 वर्ष किया है। अब देखिए 17 वर्ष जब इन्होंने किया है तो इनके लिए क्या सिनेरियो बन रहा है इस इलस्ट्रेशन में समझेंगे। देखिए कह रहा है कि ये बंदा 30/11/2024 को रिटायर हो रहा है, 30/11/2024 को। पहले सिनेरियो में 2016 का रिटायरमेंट देखे थे, अब इस सिनेरियो में देख रहे हैं क्या कि ये बंदा 53,600 के बेसिक पे से रिटायर कर रहा है। 53% डीए को ऐड कर देंगे तो 28,408 रुपया टोटल। यहाँ पे जब आप 53,600 और बेसिक डीए को जोड़ेंगे तो 82,008 रुपया। तो क्या सच में ये व्यक्ति को 17 साल नौकरी करने के बाद क्या 82,000 रुपया इसे पेंशन बन पाएगा? अब देखिए यहाँ पे कहता है कि ये बंदा ने 35.5 माह तक जॉब किया है तो इसे लमसम रिटायरमेंट मिल जाएगा 2,27,028 रुपया। इन्हें 17 साल एनपीएस में पैसे कटौती करने के बाद अगर जिस स्केल पे बात किया जा रहा है इस स्केल में 24-25 लाख रुपए के बाद भी, 24-25 लाख बेसिक के बाद भी इन्हें एनपीएस में यूपीएस में मिल रहा है 2,87,000, यानी लगभग 20-22 लाख रुपया पीएफआरडीए यहाँ पे रख ले रहा है। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे। अब फिर इनके साथ भी कहा गया कि 17 साल नौकरी किए हुए हैं तो इनको 50% तो नहीं मिलेगा, लेकिन 10,000 से ऊपर इन्हें एश्योर्ड पेंशन मिलेगा। अब ये क्या इनको 10,000 मिल पाएगा? अब देखिए किस कंडीशन में मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 52,894 और जिस तरीके का इनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन आता है उस आधार पे 18,777.37 रुपया इनको राउंडेड इंटीजर बना, यानी 18,778 रुपया इनका पेंशन लेवल मंथली बना। किस कंडीशन में? जब ये अपने पूरे कटौती को, जो भी इनका 60% कटौती, इनके 10% कटौती रहे थे और सरकार का 14% सब छोड़ रहे हैं, केवल ये अमाउंट को लेकर आ रहे हैं, तब इनका जो पेंशन लेवल अमाउंट कितना बन पाया? 18,778 रुपया। अब चलिए कि हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका टोटल, यहाँ पे ये भी समझाया गया है कि इनका टोटल जो कॉर्पस बना है वह लगभग 29 लाख 30 लाख के आसपास में बना है। अगर इसमें से अगर वो पैसे को विड्रॉवल कर लेते हैं, पैसे को अगर वो निकाल लेते हैं तो उस कंडीशन के बाद इनका जो पेंशन लेवल अमाउंट होगा वह काफ़ी कम हो जाएगा, और इतना कम होगा कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। पूरा कैलकुलेशन को जब आप समझेंगे तो अगर ये 60% लेकर अगर निकल जाते हैं तब इन्हें 4,046 रुपया से इन्हें संतोष करना पड़ेगा। बताइए अगर ये 60% विड्रॉवल करके निकल रहे हैं तो उस कंडीशन में इन्हें सीधे 18,000 से ये कहाँ आ जाएंगे? 4,000 पे आ जाएंगे। तो फिर एश्योर्ड पेंशन तो है नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक तीसरा इलस्ट्रेशन को समझाया है। तीसरा इलस्ट्रेशन कहा है कि जो आप 10 साल 8 महीने की जो सर्विस देखे थे उस सर्विस में यहाँ पे चर्चा किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति अगर 2016 में अगर वो रिटायर कर गया है और रिटायरमेंट के बाद 2021 तक उसने 60% तो वो निकाल रखा है, 40% एन्यूटी एनपीएस से उसे पेंशन बन रहा है। अब अगर 2021 में उसका डेथ हो जाता है तो जो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि एनपीएस के जो राशि जो 40% है उस पे उसके यूपीएस में अगर उसकी वाइफ अगर आना चाहती है या हस्बैंड आना चाहता है, दोनों में से कोई एक, तो उस यूपीएस में आने के बाद वो जो अभी कैलकुलेशन जो समझे थे 10 साल 3 महीने वाले का, उनका बनेगा 1,309 रुपया।
1309 रुपया। कैलकुलेशन लमसम जो जिस विषय पर 60% अगर उनके हस्बैंड या वाइफ में से अगर निकाला गया है तो उस कंडीशन में जो 60% कहा जा रहा था कि हम 60% अगर पति पत्नी में से कोई एक नौकरी में अगर निधन हो जाता है तो 60% उसके स्पाउस को देंगे, पति पत्नी में। तो 60% कहाँ उनका बन रहा है, ये भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है नहीं 60% आ रहा है जो आसान भाषा में कर्मचारियों के लिए कहा गया था। पूरा यहाँ पे जब आप फंड को छोड़ रहे हैं, नहीं निकाल पाएंगे, तब उसी कंडीशन में ही आप एस्योर्ड पेंशन के हकदार होंगे। इसमें बहुत सारी अभी आप देख सकते हैं PFRDA का जो यहाँ पे रूल रेगुलेशन आया है, अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे बातें हैं जहाँ पे कर्मचारियों को असंतोष हो सकता है अपने जो 10% का अकाउंट है उस आधार पे, इनका जो जमा है वर्षों से वो पैसा के आधार पे। क्योंकि यहाँ यूपीएस में एक बात को और यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि जो अगर आप यूपीएस को ऑप्ट करते हैं तो केंद्र सरकार 10% की राशि ऐड करेगी और 10% आपका होगा। यानी जो एनपीएस में आप 14 केंद्र दे रहा था और आप 10 दे रहे थे, तो 24% की राशि बन रहा था, अब आपकी राशि 20% बनेगा। तो आगे फिर हम इस विषय से संबंधित, क्योंकि बहुत लंबा गजट है, इसे एक वीडियो में समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि हमने आपको इलस्ट्रेशन से थोड़ा यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। तो आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। बताइएगा वीडियो कितना अच्छा लगा है, आपके लिए कितना यूज़फुल रहा है। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि आपका कमेंट के आधार पर बहुत सारे बातों को यहाँ पे रखा जाता है। तो अगर कोई नए जुड़े हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।